दोस्तों निश्चित रूप से आप थंबनेल देख करके आए होंगे और ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपको वीडियो में ही याद करा करके छोड़ेंगे। इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे वो सारे के सारे फैक्ट्स आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। यदि आप यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें से हिंदी पूछी जाती है तो आपके लिए ये पूरा वीडियो और इसके साथ साथ इसके आने वाले अन्य पूरे पार्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, प्लस उपयोगी भी होने वाले हैं। और इसमें आप लोगों को हिंदी विषय का पूरा कोर्स पूरा ही कराया जाएगा, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, साथ साथ आपको ये भी बताया था कि आखिरकार जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद आपके मानव की उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ है और वो आपके संस्कृत भाषा में लिखा 1500 BC के समथिंग लिखा गया था। उसका दूसरा नाम अपौरुषेय भी होता है और इसकी लिपि आपकी ब्राह्मी है और इसी के समकालीन एक ग्रंथ लिखा गया था जिसको जैन कहते हैं, जो कि आपका फारस में लिखा गया है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपका हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी आकृति और रचना के अनुसार किस प्रकार की भाषा है। हम लोग फिर ये भी समझेंगे कि हिंदी आपके किस भाषा परिवार का शब्द है और फिर उसके बाद में हम लोग हिंदी के विकास को देखेंगे कि आखिरकार संस्कृत से जो है हिंदी कैसे बन पाई या किस प्रकार से संस्कृत से होती हुई फिर आपकी हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो सबसे पहले समझना है आपको कि हिंदी आपकी किस प्रकार की भाषा का शब्द है। तो दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। आप लोग के लिए इतना समझ लीजिए कि हमारे देश में जितने भी लोगों ने आक्रमण किया है विदेशियों ने, उनमें से अधिकांश लोग जो है आपके उत्तर पश्चिम वाले एरिया से आए हैं और जब वो लोग उस एरिया से आते थे तो उनको एक बहुत ही बड़ी या एक महत्वपूर्ण नदी मिलती थी जिसको कहते थे सिंधु। और जो आपके ईरानी थे, ईरानी लोग जो है सिंधु को हिंदू के नाम से पुकारते थे और धीरे धीरे करके फिर आपका हिंदू से हिंद हुआ, हिंद से फिर आपका हिंदी हो गया। तो केवल इतना ध्यान में रखना है कि हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि हिंदी आकृति और रचना के अनुसार किस प्रकार की भाषा है। आकृति और रचना के अनुसार हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो दोस्तों हिंदी आकृति और रचना के अनुसार आपकी जो है वियोगात्मक भाषा है। कैसी भाषा भैया? वियोगात्मक। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कि आकृति और रूप रचना के अनुसार हिंदी कैसी भाषा है, तो आपका वियोगात्मक भाषा है। साथ ही साथ जब आपके देखिए वियोगात्मक है तो कोई ऐसी भाषा होगी जो कि आपकी योगात्मक भी होती होगी। तो इसमें केवल आपको एक शब्द याद रखना है, संस्कृत। कि संस्कृत जो आपकी भाषा होती है वो आपकी कैसी भाषा है? योगात्मक भाषा है। तो केवल क्या रखना याद है कि हिंदी आपकी वियोगात्मक भाषा, संस्कृत आपकी जो है योगात्मक भाषा है। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने भाषा परिवार के अनुसार। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि पूरे विश्व में लगभग 10 बड़े भाषा परिवार हैं जिसके अंतर्गत आपके सभी भाषा लगभग सम्मिलित हो जाती हैं। और यदि हम लोग भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में आपके 4 भाषा परिवारों के बोलने वाले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? 4 में से आपका सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले आपका होता है भारोपीय। आपका सबसे जो बड़ा भाषा परिवार है वो आपका है भारोपीय और इसी को हम लोग भारतीय और यूरोपीय भी कह देते हैं। आपका जो दूसरा भाषा परिवार है सबसे बड़ा, उसका नाम है भैया द्रविड़। उसका नाम आपका क्या है? द्रविड़। और जो आपका तीसरा भाषा परिवार है उसका नाम आपका है ऑस्ट्रिक। ध्यान रखिए, ऑस्ट्रिक। और आपका जो चौथा आपका यहाँ पर है क्या? चीनी तिब्बती। चौथा भाषा परिवार आपका यहाँ पर कौन सा है? चीनी तिब्बती है। अब यहाँ से देखिए सवाल आपके कैसे आते हैं। सबसे पहला तो आप लोगों को ये समझना है कि अपने भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि भारोपी परिवार की भाषा को बोलते हैं। तो समझ लीजिए भैया कि ये आपका 73%, 73% लोग हैं जो कि भारोपी परिवार की भाषाओं को बोलते हैं। और आपका जो 25% लोग हैं जो कि आपके द्रविड़ परिवार की भाषाओं को बोलते हैं। और आपका 1.3% लोग हैं जो कि आपके
ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा को बोलते हैं, और बचा है आपका केवल 0.7% लोग ही हैं जो कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार के लोग बोलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यहीं पर बनता है कि भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार आपका क्या है, भारोपी है। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा भाषा परिवार है, क्योंकि पूरे विश्व में लगभग 45% जनसंख्या जो है इस भारोपी परिवार की भाषाओं को बोलती हैं। इसके अंतर्गत आपका हिंदी भी आती है, इसके अंतर्गत आपकी अंग्रेजी भी आती है, इसके अंतर्गत आपकी जो संस्कृत भी आती है, इसके अंतर्गत आपकी रूसी वगैरह कई प्रकार की भाषाएं सम्मिलित हैं। तो याद रखिएगा कि भारत के साथ साथ विश्व का भी सबसे बड़ा भाषा परिवार आपका कौन सा है, भारोपी है। इसके अंतर्गत मैंने बताया कौन कौन सी आता है, हिंदी भी आती है, संस्कृत भी आती है, और आपका इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भी आता है। तो अब बताइए कि हिंदी किस भाषा परिवार का शब्द है। तो हिंदी दोस्तों आपका भारोपीय भाषा परिवार का शब्द है। याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा भी गया है कई बार कि हिंदी किस भाषा परिवार का है, तो आपका भारोपी भाषा परिवार का है। और संस्कृत से आपकी जो भी भाषा उत्पन्न हुई है, जैसे बांग्ला है, असमिया है, उड़िया है, आपका पंजाबी है, गुजराती, मराठी, ये सभी आपकी जो भाषाएं होती हैं वो सब आपके इसी भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत ही आ जाती हैं। इस बात को भी ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या लिखा, द्रविड़। द्रविड़ को बोलने वाले अपने भारत में कितने हैं, लगभग 25%, लगभग 25% व्यक्ति है जो कि आपका द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाओं को बोलते हैं। जिसमें से आपको इसको समझने के लिए ये रखना याद कि आपके जो साउथ के हैं, आपके साउथ के जो राज्य पड़ते हैं, साउथ में जो आपकी भाषा है वो स्पेशली आपका द्रविड़ भाषा परिवार से ही संबंधित है। साउथ में जैसे आपका केरल है, केरल में आपकी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, मलयालम है। जैसे तमिलनाडु, वहाँ पर आपके तमिल है। कर्नाटक में आपके कन्नड़ है, और आपका जो आंध्र प्रदेश में वहाँ पर क्या है, तेलुगु है। तो यहाँ पर आप लोगों को यह रखना याद कि जो आपके द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो स्पेशली केवल आपको एक नाम सबसे ज़्यादा याद रखना है, और वो नाम है आपका मलयालम, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका मलयालम का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो मलयालम का संबंध आपका द्रविड़ भाषा परिवार से है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और मलयालम के साथ में आपकी जो तेलुगु होती, तमिल होती, कन्नड़ भी होती, इनका भी संबंध आपका द्रविड़ भाषा परिवार से ही है। इसके बाद समझने यहाँ पर ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में क्या है। तो हमारे यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, जनजातियों की जो बोली है या उनकी जो भाषा है उसका संबंध आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। इसके बाद में चीनी तिब्बती। तो चीनी तिब्बती आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अब चीनी मतलब चाइना और आपका तिब्बत, तो ऊपर के प्लस आपका जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया पड़ जाता है, वहाँ के जो लोग हैं तो वहाँ के लोगों की जो भाषा है वो आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, आपका सिक्किम हो गया, आपका 7 सिस्टर्स में पूरा ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, यहाँ के लोग आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाओं को जो है बोलते हैं। याद रख पाएंगे इसको। तो केवल इसमें से 2 ऊपर के ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा समझ लीजिए एक बार फिर से कि हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। आकृति व रचना के अनुसार हिंदी आपकी कैसी है, वियोगात्मक भाषा है। संस्कृत आपकी कैसी भाषा होती है, योगात्मक भाषा होती है। आपका भारोपी विश्व के साथ साथ भारत का भी सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसको भारत में बोलने वाले लोगों का प्रतिशत लगभग आपका 73% है, और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इन सब का संबंध आपका किससे, भारोपी परिवार से है। यदि हम लोग बात करते हैं द्रविड़ की, तो द्रविड़ आपके जो साउथ में राज्य पड़ जाते हैं वहाँ की जो भाषा परिवार है तो आपका द्रविड़ ही है। और उसके अंतर्गत जैसे आपके मलयालम आती है, तेलुगु आती, तमिल आती, आपका तमिल आता है, ये ध्यान रखिए। ऑस्ट्रिक क्या है, जो आपकी जो स्पेशली कुछ जनजातियाँ उनकी भाषाएं आपकी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से। चीनी तिब्बती में आपका 7 सिस्टर्स हो गए, प्लस आपका जम्मू कश्मीर और सिक्किम वगैरह के जो लोग हैं वो चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषा को बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं भैया आगे हिंदी की विकास की तरफ। क्या प्रकार हिंदी का विकास कैसे हुआ है। तो हम लोग जब हिंदी के विकास की बात करेंगे तो हम लोगों को पहले थोड़ा सा पीछे की बातें भी समझनी होंगी। आपको कुछ नहीं रखना याद, आपको केवल ये समझना है कि सबसे जो हमारी प्राचीन भाषा है वो हमारी कौन सी, संस्कृत है। संस्कृत को पहले यहाँ पर आप लोग 2 भागों में से बांट दीजिए।
एक तो आपका वैदिक संस्कृत और दूसरा यहाँ पर आप लोग इसको बांट दीजिए जो है लौकिक संस्कृत। देखिए आपके जो ये वैदिक संस्कृत थी इसका तो आगे विकास जा कर के आपका यहाँ पर लौकिक संस्कृत में हुआ। ये आपकी वैदिक संस्कृत के बाद में यहाँ पर आपकी लौकिक संस्कृत आती है और फिर लौकिक संस्कृत से फिर यहाँ पर आपकी कई भाषाओं का जन्म होता जाता है या आपकी कई भाषाओं का विकास होता है। तो लौकिक संस्कृत के बाद में जो आपकी भाषा आती है वो आपकी होती है भैया पाली भाषा। ध्यान रखिएगा, लौकिक संस्कृत के बाद में जो भाषा आती है वो होती है आपकी पाली भाषा। पाली भाषा के बाद में आपकी जो भाषा आती है वो भाषा होती है आपकी प्राकृत, और प्राकृत भाषा के बाद में जिस भाषा का विकास हो जाता है वो आपका हो जाता है अपभ्रंश। आपका क्या हो जाता है? अपभ्रंश हो जाता है, और इसी अपभ्रंश से ही शुद्ध रूप से आपके हिंदी भाषा का विकास हो जाता है। इसी अपभ्रंश से ही शुद्ध रूप से हिंदी भाषा का विकास हो जाता है। तो सबसे पहले इनको सबको समझने के लिए हमको इनका टाइम पीरियड समझ लेना है। टाइम पीरियड के साथ में इनके बारे में कुछ एक आध जो पॉइंट उनको भी समझना है। तो देख लीजिए, आपका जो वैदिक संस्कृत है इसका टाइम पीरियड जो है 1500 BC से लेकर के लगभग आपका 1000 BC तक रहा है। जो ये वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड है वो 1500 BC से लेकर के लगभग 1000 BC के आसपास तक रहा है। आपका जो लौकिक संस्कृत है इसका जो टाइम पीरियड भैया 1000 BC से लेकर के जो आपका 500 BC का मतलब आप लोग समझते होंगे बिफोर क्रिस्ट होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में से बताई हुई थी, यदि नहीं देखा है तो अभी आपको आई बटन पर यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करके उसको देख लीजिए। इसके बाद देखिए जो पाली भाषा का टाइम पीरियड है तो आपका 500 BC से आपका जो है पहली शताब्दी, समझे ना, पहली शताब्दी तक। पहली शताब्दी तक का समय आपका पाली भाषा का था। फिर प्राकृत भाषा का टाइम पीरियड आपका कब से होता है तो आपका पहली शताब्दी से आपका जो है 5वीं शताब्दी तक, मतलब 100 आपका पहली शताब्दी से और आपका 500 वर्ष तक यानी 500 AD तक आपका 5वीं शताब्दी तक का जो समय पीरियड था वो आपका प्राकृत भाषा का था। अपभ्रंश का कब से कब तक होता है तो आपका 5वीं शताब्दी से लेकर के जो है आपका और जा कर के 10वीं शताब्दी तक का जो समय पीरियड होता है वो आपका किसका होता है? अपभ्रंश का होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी, केवल टाइम पीरियड के हिसाब से सब में केवल आपके 500 का यानी कि 500 का डिफरेंस है, बाकी पूरा सब एक जैसा है। अब समझना कि आपके वैदिक संस्कृत में जैसे किन किन चीज़ों को लिखा गया, लौकिक संस्कृत को में से आपके किन किन आपके ग्रंथों को लिखा गया, पाली भाषा में स्पेशली क्या लिखे गए, प्राकृत भाषा में स्पेशली क्या लिखे गए, फिर यहाँ पर अपभ्रंश से हिंदी का विकास कैसे हुआ है उसको भी जानेंगे। और इसके पहले हम लोग ये भी समझेंगे कि हिंदी की यदि कह दे कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है। हिंदी भाषा की आदि जननी, आदि का मतलब होता है सबसे पुराना यानी कि आपका पुराना, तो हिंदी की आदि जननी दोस्तों आपकी संस्कृत ही है। हिंदी की आदि जननी आपकी क्या है? संस्कृत ही है। लेकिन यदि हिंदी भाषा का विकास या हिंदी भाषा की शुद्ध रूप से उत्पत्ति कहाँ से होती है तो आपका वहाँ से अपभ्रंश से शुरू हो जाती है। या हिंदी भाषा के इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है तो आपका जो है अपभ्रंश से होती है, ध्यान रखिएगा। और हिंदी भाषा की आदि जननी तो आपकी वो संस्कृत ही है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा। अब देखिए जो आपकी वैदिक संस्कृत थी तो वैदिक संस्कृत में स्पेशली आपके वेद लिखे गए हैं। वेद में से जैसे कि आपका ऋग्वेद तो आपका पक्का वैदिक संस्कृत में ही लिखा गया है। बाकी जो अन्य 3 वेद हैं उनमें से थोड़ा सा कहीं कहीं पर कन्फ्यूजन होता है, कुछ जगह पर आपका वैदिक संस्कृत है, कुछ जगह पर आपका लौकिक संस्कृत है। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर यदि बाकी के अन्य 3 वेदों को देखा जाए तो उनका टाइम पीरियड लगभग आपका लौकिक संस्कृत के समय का है। इसलिए यदि आपका विकल्प पहले ये दिया जाए तो इसको लगा सकते हैं, यदि ये न दिया जाए तो फिर आप लोग वैदिक संस्कृत को लगा सकते हैं।
अब समझ लीजिए कि आपका जो ये लौकिक संस्कृत है, इसके कुछ और भी नाम होते हैं। इसी का नाम आपका होता है उत्तर संस्कृत। इसी का नाम आपका क्या है दोस्तों? उत्तर संस्कृत। ध्यान रखिए, क्योंकि आपका जैसे था ना कि आपका वैदिक काल के बाद में आपको जैसे था आपका कि जो ऋग वैदिक काल और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल, तो इसी का नाम आपका उत्तर संस्कृत भी होता है। और इस समय बहुत सारे जो है चीज़ें लिखी गई, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जो कि आपका ब्राह्मणों ने स्पेशली कहा जाता है कि लिखा है, तो वहाँ पर आपका ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण संस्कृत इसको बोलते हैं, तो इसी को आपका क्या कहते हैं? ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं। तो लौकिक संस्कृत, इसी का दूसरा नाम आपका उत्तर संस्कृत, इसी का दूसरा नाम आपका ब्राह्मण संस्कृत भी है। अब देखिए, इसमें जो है आपके जो इस संस्कृत में सबसे ज़्यादा ग्रंथों की रचना हुई है, सबसे ज़्यादा जो ग्रंथों की रचना हुई है वह आपके लौकिक संस्कृत में हुई है। जैसे कि जितने भी आपके उपवेद लिखे गए हैं, उपवेद आपके सभी लौकिक संस्कृत में है। जो आपकी रामायण लिखी गई है, जो आपकी महाभारत लिखी गई है, वो सभी आपके लौकिक संस्कृत में ही है। इसके साथ में आपके जितने भी उपनिषद लिखे गए हैं, वेदांत, वो भी आपके लौकिक संस्कृत में है। जो आपके वेदांग लिखे गए हैं, ठीक है, जो कि आपके 6 होते हैं, वो भी आपके लौकिक संस्कृत में ही है। और साथ ही साथ जो आपके आरण्यक लिखे गए हैं, साथ ही साथ आपके पुराण भी लिखे गए हैं, और कुछ आपके उप पुराण भी लिखे गए हैं, जो कि आपके सभी किस्में से हैं, आपका लौकिक संस्कृत में ही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आते दोस्तों पाली भाषा में। तो पाली भाषा में समझने के लिए केवल आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो कि आपके सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पहला तो क्या है कि यहाँ पर टाइम पीरियड लिखा हुआ है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पाली भाषा का समय कब से कब तक रहा है। इसमें पहला पॉइंट आप लोगों को ये रखना याद कि जो पाली भाषा थी, तो आम लोगों की, यदि कभी ऐसा पूछ ले, आम लोगों की प्रथम भारतीय भाषा कौन है, एक सभी लोगों की, आम जनता की पहली भारतीय भाषा कौन है, तो वो केवल आपकी पाली भाषा है। मतलब कि जो सभी लोग बोलते थे, एक अनपढ़ गंवार कोई भी व्यक्ति हो, सभी प्रकार के लोग यदि पहली बार किसी भाषा का यूज किए हैं, तो वो भाषा आपकी कौन सी है? पाली भाषा। तो ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि पहली देसी आमजन भाषा या पहली भारतीय भाषा, तो आपको याद रखना कौन सी? पाली भाषा। पाली भाषा में आपको पता है कि भगवान बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं, तो सभी आपके पाली भाषा में दिए हैं। और आपके बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, वो ज़्यादातर आपके, अधिकांश आपके, लगभग सभी मान लीजिए कि आपके किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। तो जैसे यदि आपको इस तरीके से प्रश्न आ जाए कि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो आपके पाली भाषा में दिए हैं। हाँ, और आपके जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो आपके किस भाषा में लिखे हुए, तो आपके पाली भाषा में लिखे हुए हैं। और यदि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में हुआ है, तो भी आप लोगों को बता देना है कि पाली भाषा में ही हुआ है। क्लियर? इसके बाद देखिए, पाली भाषा के बाद में जिस भाषा का मतलब विकास होता है, वो भाषा आपकी क्या होती है? प्राकृत भाषा। इसका टाइम पीरियड आपका होता है 1ली शताब्दी से लेकर के आपका 5वीं शताब्दी तक। और इसमें केवल आपको एक पॉइंट ही याद रखना है, वो पॉइंट ये है कि जितना भी आपका जैन धर्म है, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो सभी आपके प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। और इसका जो आपका प्रचार प्रसार भी हुआ, तो वो भी आपका सभी प्राकृत भाषा में हुआ है। और फिर आपके प्राकृत भाषा के बाद में आपकी जो यहाँ पर रूप देखने को मिलता है, वो रूप आपका क्या होता है? अपभ्रंश का। और इसी से फिर आपके हिंदी साहित्य या आपके हिंदी के विकास का इतिहास शुरू हो जाता है। तो देखिए, क्या रखना याद आपको कि पहले किस तरीके से क्या क्या आपको मिला, तो आप लोगों को एक क्रम याद रखना होगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद रहें। सबसे पहले आपको क्या है? संस्कृत। संस्कृत को जब आप लोग 2 भागों में से बांटेंगे, तो आपको वैदिक संस्कृत। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे करके लिख लीजिए कि आपको वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में जो आपकी भाषा का विकास होता है वो आपकी कौन सी है? लौकिक संस्कृत। लौकिक के बाद में आपका क्या आता है? हाँ बिल्कुल बताइए। लौकिक संस्कृत के बाद में पहली देसी आमजन भाषा यानी कि आपका पाली। इसके बाद में आपका क्या आता है? प्राकृत। प्राकृत जिसमें कि आपके जैन धर्म के सभी ग्रंथ लिखे गए हैं। और प्राकृत के बाद में आपका क्या आ जाता है? अपभ्रंश आ जाता है। और अपभ्रंश के बाद में आपको भैया यहाँ पर हिंदी। अच्छा, यहाँ पर आपका एक कन्फ्यूजन होगा आपका कि इसके बाद में कहीं कहीं पर अवहट्ट भी लिखा है। तो ये समझ लीजिए कि अवहट्ट जो होता है, ये आपका अवहट्ट जो होता है,
तो अवहट्ट शुद्ध रूप से इस अपभ्रंश का ही अपभ्रंश होता है। मतलब अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप ही आपका क्या कहलाता है? अवहट्ट कहलाता है। और इसका टाइम पीरियड लगभग 200 वर्षों के आसपास का रहा है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच का टाइम पीरियड। यदि कभी आपके वहाँ पर ऐसा दिया जाए कि वहाँ पर हिंदी के विकास की उत्पत्ति पूछे कि हिंदी के विकास का इतिहास कहाँ से होता है शुरू, और वहाँ पर अपभ्रंश विकल्प न दिया जाए, वहाँ पर अवहट्ट दिया जाए, तो आप लोग अवहट्ट लगा सकते हैं। यदि अवहट्ट नहीं है तो आप लोगों को पहले वहाँ पर क्या करना है? अपभ्रंश ही लगाना है। ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति होती है स्पेशली आपकी किससे होती है? अपभ्रंश से ही होती है। उसके इतिहास की शुरुआत होती है तो आपका अपभ्रंश से होती है, क्योंकि यहीं से फिर इसके आपके रूप हो जाते हैं। अपभ्रंश के ही रूप होते हैं आपके सौर सैनी वगैरह जैसे होते हैं ना, तो ये आपके अवहट्टिक रूप नहीं है, बल्कि सब आपके किसके रूप होते हैं? अपभ्रंश के रूप होते हैं। इसलिए आपको अपभ्रंश वाला ही याद रखना है। तो ये आपको क्रम पूरा याद रखना होगा, इससे आप लोगों को जो पता चल जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि प्राकृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, तो आपको बता देना है कि पाली भाषा थी। यहाँ पर मैंने जो आपको यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स बताए, ये भी आपको याद रखना है कि पाली भाषा क्या है? पहली देसी आमजन भाषा, या आपका पहली भारतीय भाषा। इसमें सभी आपके बौद्ध धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ। प्राकृत भाषा में क्या रखना याद कि जितने भी आपके जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो आपके इसी से हुआ है। और प्राकृत भाषा के बाद में फिर आपका अपभ्रंश मिलता है। अब हमको समझना है कि हिंदी आखिरकार कैसे हुआ। तो अवहट्ट यदि मिल जाए तो अवहट्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अपभ्रंश का अपभ्रंश होता है, जिसको क्या कहते हैं? अवहट्ट कहते हैं। या इसका अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप होता है, उसी को वहाँ पर क्या कहते हैं? अवहट्ट कह देते हैं। लेकिन वास्तव में आपको अपभ्रंश के रूप से फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अवहट्ट के रूप फिर आगे देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या समझना है अब हम लोगों को कि अपभ्रंश के रूप कितने होते हैं और उनसे कौन कौन सी उपभाषा का जन्म होता है। अपभ्रंश के रूप कौन से हैं और आपके जो उनमें से कौन कौन सी भाषा का जन्म होता है, इस बात को भी आप लोगों को समझ लेना है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके जो सवाल उठते हैं तो इसी जगह से उठते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल यदि कहीं पर भाषा से संबंधित, भाषा की उत्पत्ति विकास से संबंधित यदि आपके सवाल आते हैं तो केवल इसी जगह से आते हैं। तो हमको क्या समझना है? अपभ्रंश के रूप, अपभ्रंश के रूप। तो भैया ये रखिएगा याद, अपभ्रंश के आपके 7 रूप देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश के आपके 7 रूप देखने को मिलते हैं और इन 7 रूपों को आपको केवल समझ लेना है। 7 रूप आपके अपभ्रंश के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपका मिलता है सौर सैनी। सौर सैनी आपका सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश। दूसरा आपको यहाँ पर समझना है मागधी। दूसरा आपको यहाँ पर समझना है मागधी अपभ्रंश। तीसरा यहाँ पर समझना आपको अर्धमागधी। चौथा यहाँ पर आपको जो है महाराष्ट्री अपभ्रंश। और इसके बाद में आपको समझना है यहाँ पर खस अपभ्रंश। इसके बाद आपको यहाँ पर आता है ब्राचड़। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्राचड़ और लास्ट में आपको जो पैसाची। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये नाम पता होने चाहिए 7 के, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 7 के नाम याद होने चाहिए। जब तक आपको 7 के नाम नहीं याद होंगे तब तक आपको इसके आगे की बातें नहीं याद रहेंगी और आप लोग इनको भूल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि आपको इनको सबके नाम याद रखना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा? सौर सैनी। सौर सैनी अपभ्रंश का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि आपके गुजरात साइड से, ठीक है ना। इसके बाद मागधी, ये बिहार वाला हो गया एरिया। अर्धमागधी, बिहार से जब आप लोग यूपी की तरफ आएंगे तो आपका अर्धमागधी। महाराष्ट्र तो आप लोग जानते हैं। खस, जब आपका खस अपभ्रंश का नंबर आ जाए तो आप लोग समझ लीजिए कि खस का मतलब हो गया जैसे कि कश्मीर,
ठीक है ना। जो कश्मीर साइड के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये समझ लेना। ब्राचड़ आपका ये जो पाकिस्तान साइड का है, और पैसाच ये भी आप लोगों को पाकिस्तान साइड से याद रखना है, क्योंकि इसके आगे की जो उपभाषाएं होती हैं वो आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। तो क्या समझना है कि अपभ्रंश के कितने रूप होते भैया, तो अपभ्रंश के आपके 7 रूप होते हैं। अब इनसे आपके कौन कौन सी उपभाषा निकलती है इनके बारे में भी समझ लेना है आपको। केवल यहाँ पर आपको इतना ही रखना याद कि आपके अपभ्रंश के रूप कौन कौन से होते हैं दोस्तों। आपके 7 रूप होते हैं। सबसे पहले क्या लिखा आपका सौरसेनी जो कि आपका गुजरात क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा मैंने यहाँ पर आपको बताया कौन सा, मागधी याद रखिएगा। मगध साम्राज्य आपका स्पेशली बिहार वाला एरिया था, तो वहाँ सर आपका मागधी हो जाएगा। उसके बाद भैया आप लोग यदि आ जाएंगे अर्धमागधी, तो अर्धमागधी आपका जब बिहार से हम लोग जो उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं तो वो आपका अर्धमागधी हो जाएगा। महाराष्ट्री आप लोगों को पता ही है, और महाराष्ट्री के बाद में यहाँ पर मैंने लिखा खस को समझ लीजिए कश्मीर से, क्योंकि इसके साथ में जो आपकी उपभाषाएं होंगी तो वो उसी कश्मीर क्षेत्र से ही संबंधित होंगी, इसलिए कस, ठीक है ना। तो यहाँ पर का समझ लीजिएगा, तो आपका ये ब्राचड़ और पैसाची ये दोनों आपका जो है पाकिस्तान और पंजाब वाले क्षेत्रों से संबंधित होंगी। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा भाषा से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स जितने भी हैं इसी वीडियो के अंतर्गत ही याद करा दिए जाएंगे। आपको उनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई ना कोई आपको ट्रिक जरूर बताई जाएगी ताकि आपको चीज़ें, आपको बातें क्लियर होती जाए। और यदि आप लोग वाकई में यूपीएसआई या किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें से हिंदी पूछी जाती है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और साथ ही साथ अपने उन लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा जिनको आप चाहते हैं कि वो भी अध्ययन करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइए।